कार्यक्रम में पूरे दिन की हर उस खबर की होगी बात जो बनी है सुर्खियां। दिखाएंगे आपको हर बड़ी खबर की जमीनी हकीकत, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद संवाददाता बताएंगे आपको क्या है इन खबरों के मायने। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास शो की और नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज की टॉप 10 बड़ी खबरें कौन सी हैं। सबसे पहले बात करेंगे संसद की। संसद का शीत सत्र जो है वो कल से एसआईआर पर विपक्ष जो है वो हमलावर नजर आ रहा है, तो इस खबर के मायने आपको बताएंगे। इसके अलावा एसआईआर की डेडलाइन 7 दिन तक बढ़ाई गई है, क्यों बढ़ाई गई है यह भी हम अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। बीएलओ की मौत पर टीएमसी का सियासी षड्यंत्र किस तरह से एक्सपोज हुआ है, इस खबर की जमीनी हकीकत बताएंगे। इसके अलावा गांधी परिवार की मुश्किलें आखिर क्यों बढ़ी हैं, हेरोल्ड मामले को लेकर आगे क्या नई अपडेट सामने आई है, यह हम आपको बताएंगे। इसके अलावा पीएम ने देसी जेन जी को क्यों सराहा है, यह अपने आप में बहुत और महत्वपूर्ण खबर बन जाती है। इसके अलावा छठवीं खबर का अगर रुख करें तो लाल आतंक और कांग्रेस कनेक्शन पर भाजपा हमलावर है, किस तरह से हमलावर है रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करेंगे। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के बाद भारत में भी तूफान दितवा का असर साफ तौर पर अब नजर आने वाला है, क्या इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इस पर हमारा फोकस होगा। आठवीं खबर सिम साइबर फ्रॉड और सरकार की सख्ती किस तरह से नजर आ रही है, ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा नवीं खबर का रुख करें तो ट्रंप की वेनेजुएला को जो धमकी है उसमें जंग के आसार किस तरह से नजर आ रहे हैं और इसके दूरगामी परिणाम क्या कुछ हो सकते हैं बताएंगे। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण खबर, रांची में चला रोको का जादू, क्या है ये रोको का जादू, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ इन खबरों के मायने हैं उनको टटोलने की कोशिश करते हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पर, और देखते हैं कि कल से जो शीतकालीन का सत्र शुरू होने वाला है क्या कुछ उसमें होने वाला है। आइए सीधे अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं जो 10 बड़ी अहम खबरें हैं उन पर। विधायी कार्यों और विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। विपक्ष ने एसआईआर और लाल किले विस्फोट जैसे मुद्दे उठाने की बात कही, वहीं सरकार ने सत्र के सुचारू रूप से संचालन की उम्मीद जताई। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले सरकार की तरफ से सभी प्रमुख दलों के नेताओं की बैठक बुलाई गई। बैठक में 36 दलों के 50 नेता शामिल हुए। मीटिंग में 36 पॉलिटिकल पार्टीज एंड 50 लीडर्स पार्टिसिपेटेड। मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाए जाने पर चर्चा हुई। सरकार ने विधायी एजेंडे को सामने रखा तो विपक्षी दलों ने बताया कि वो कई अहम मुद्दों को सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। हमने सुरक्षा की बात उठाई कि इस शीतकालीन में सुरक्षा से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर चर्चा हो। All bills should be sent to the standing committee or the select committee, and it was a practice also that all bills should be sent. संसदीय कार्य मंत्री ने उम्मीद जताई कि शीतकालीन सत्र की उत्पादकता बेहतर रहेगी। अपोजिशन पार्टी ने कई मुद्दे रखे हैं, एसआईआर भी उनमें से एक है। मैं बहुत पॉजिटिव हिसाब से देख रहा हूं कि ये शीतकालीन सत्र अच्छी तरह से चलेंगे। सत्र के दौरान सरकार की तरफ से 13 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। सत्र के दौरान परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, उच्च शिक्षा आयोग विधेयक भी सरकार के एजेंडे में है। राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक भी परिचय के लिए सूचीबद्ध है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए तेज और पारदर्शी भूमि अधिग्रहण सुनिश्चित करना है। कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक 2025 भी एजेंडे का हिस्सा है। उम्मीद है कि संसद सत्र के दौरान खूब कामकाज देखने को मिलेगा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सभी पार्टियों ने बैठक में अच्छे सुझाव दिए और हमने उन्हें पॉजिटिव तरीके से लिया है। पार्लियामेंट रुकना नहीं चाहिए, इसे आसानी से चलना चाहिए। कैमरामैन मनमोहन के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। चुनाव आयोग ने विपक्ष की मांग को मानते हुए एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि विपक्ष लगातार इस प्रक्रिया को अव्यवहारिक और जल्दबाजी में लिया गया फैसला बता रहा था और चुनाव आयोग का ये कदम और ये फैसला अब कहीं न कहीं विपक्ष को अचंभित कर सकता है। चुनाव आयोग ने विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए 12 राज्यों में एसआईआर की अवधि 7 दिन बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है।
इसके साथ ही गणना फॉर्म की अंतिम तारीख भी 7 दिनों के विस्तार के साथ अब 11 दिसंबर कर दी गई है। इसके अलावा ड्राफ्ट प्रकाशन सूची, जिसे पहले 9 दिसंबर को जारी होना था, उसकी अवधि बढ़ाकर अब 16 दिसंबर कर दी गई है। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े इस संशोधन के तहत अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। विपक्षी दलों ने एसआईआर की समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग उठाई थी। इस बीच गोवा में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय गोयल ने बताया कि जो 88 ओसीआई कार्ड होल्डर रजिस्टर्ड हैं, वे भारत के नागरिक हैं और इसलिए वो वोटर बनने के योग्य हैं। लेकिन जिन्होंने पुर्तगाली पासपोर्ट चुना है, वे भारतीय नागरिक नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान अब तक 35 लाख से ज्यादा प्रविष्टियां अवैध पाई गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक जिन प्रविष्टियों को चिन्हित किया गया है, उनमें वे वोटर शामिल हैं जो जीवित नहीं हैं, वे जिनका सत्यापन के दौरान पता नहीं चला, वे लोग जिन्होंने अपना घर बदल लिया है और संभावित नकली प्रविष्टियां हैं। उधर महाराष्ट्र में भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मुंबई में जन्म प्रमाण पत्र फर्जीवाड़ा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। नगर निकायों की जांच में पता चला है कि करीब 1000 संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों ने केवल आधार कार्ड या जाली दस्तावेजों के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है। इससे एक दिन पहले जलगांव में 43 बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग की तरफ से कराई जा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया के तहत हर दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से लगाकर महाराष्ट्र तक हर तरफ दस्तावेजी गड़बड़ियों और फर्जी एंट्रीज के नए नए खुलासे भी अब हो रहे हैं। एक हफ्ते से चुनाव कार्यालय परिसर में बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी विरोध प्रदर्शन कर रही है। टीएमसी के सुर से सुर मिलाकर ये प्रदर्शनकारी धरने में तो है, लेकिन पूछने पर उनका कहना है ये मंच अराजनैतिक है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासत का नया विवाद। मुर्शिदाबाद बीएलओ की मौत पर उठे सवाल। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासत गर्म होती जा रही है। इस बीच मुर्शिदाबाद जिले में बूथ लेवल ऑफिसर जाकिर हुसैन की मौत ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। टीएमसी नेताओं ने मृतक बीएलओ के परिजनों को कोलकाता लाकर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन का हिस्सा बना दिया। शोक में डूबे परिवार को टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष अल्तमस कबीर शेख की गाड़ी से कोलकाता ले जाया गया ताकि एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन किया जा सके और राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। शनिवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल की गाड़ी को घेर कर चुनाव आयोग के खिलाफ नारे लगाए गए। जिस मृत बीएलओ के परिवार को ढाल बनाकर यह सब हुआ, उस बीएलओ के परिवार के सदस्यों को कोलकाता लाने के मूल में खड़ग्राम का तृणमूल नेतृत्व है। डीडी न्यूज के रिपोर्टर को फोन पर खड़ग्राम के इंद्रनी ब्लॉक के तृणमूल अध्यक्ष अल्तमस कबीर शेख ने यही बताया। उन्हीं की गाड़ी में मृत जाकिर हुसैन का परिवार बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के मंच पर कोलकाता आया। काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर मुर्शिदाबाद के खड़ग्राम में दीघा इलाके के निवासी हृदय रोग से मृत बीएलओ जाकिर हुसैन की पत्नी, बेटा, भाई सहित परिवार के अन्य सदस्य शनिवार को कोलकाता पहुंचे। कोलकाता में आने के बाद गाड़ी के सामने का नेम प्लेट हटा दिया गया है। गाड़ी की पहचान प्लेट कैसे गिर गई? गाड़ी के ड्राइवर पलटू से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने अपना आपा खो दिया। जाकिर हुसैन की मृत्यु गुरुवार रात को हुई थी। एक दिन भी नहीं बीता था कि शोक संतप्त परिवार को स्थानीय तृणमूल नेतृत्व की गाड़ी में कोलकाता लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? सवाल तो उठेगा ही। सवाल उठेगा क्योंकि पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में प्रदर्शनकारी तुरंत सीईओ की गाड़ी के पास पहुंच गए। इसके बाद जो हुआ वह किसी भी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ पहले नहीं हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने प्रदर्शन कर रहे परिवार से मुलाकात की और आश्वस्त किया कि बीएलओ की मौत की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस घटना पर अपनी चिंता भी व्यक्त की। विपक्ष का कहना है असल में ये मृत परिवार को सामने रखकर टीएमसी राजनीति कर रही है। कैमरा पर्सन इंद्रनील के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कलकत्ता। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में दोनों नेताओं पर आपराधिक साजिश करने का आरोप लगाया गया है।
नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में आपराधिक साजिश के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत पर दर्ज की गई है। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ शेयर की थी। इस एफआईआर के मुताबिक 2010 में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पास 2000 करोड़ की संपत्तियां थीं। कोलकाता की डोटेक्स मर्चेंडाइज ने यंग इंडियन को 1 करोड़ दिए। यंग इंडियन कंपनी ने कांग्रेस को 50 लाख रुपए देकर 2000 करोड़ रुपए वाली कंपनी एजेएल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यंग इंडियन कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। इस केस में सैम पित्रोदा को भी आरोपी बनाया गया है। अब बीजेपी का कहना है कि ये मामला पूरी तरह फर्जीवाड़े का है। नई कंपनी लिया जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी का 76% था, वो सारी संपत्ति के भी मालिक बन बैठे। जो हजारों करोड़ की है तो सिर्फ 90 करोड़ के लोन पर 50 लाख रुपया देकर पूरे एसोसिएट जर्नल को की शेयर होल्डिंग को अपने नई कंपनी में डाल देना और उसके माध्यम से पूरे देश में जितने भी बिल्डिंग्स थी वो सबके भी मालिकाना हक प्राप्त कर दिया। माना जा रहा है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा जल्द ही एजेएल के शेयरधारकों को तलब कर सकती है। वहीं कांग्रेस इस एफआईआर को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। दिल्ली पुलिस की नई एफआईआर ने गांधी परिवार की मुश्किलें तो बढ़ाई ही हैं, साथ ही बीजेपी को एक और मौका दिया है। अब बीजेपी पूछ रही है कि क्यों आखिर देश न जाने कि इस नई एफआईआर में क्या कुछ कहा गया है। जाहिर है नेशनल हेराल्ड मामले पर बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है और कांग्रेस पार्टी के रवैये पर निशाना साध रही है। तो दिखाया हमने इन खबरों की ग्राउंड रिपोर्ट आपको। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे जेन ज़ी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं, 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं जेन ज़ी पर प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात। देश की युवा शक्ति के प्रयासों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद संवेदनशील रहे हैं।
यही वजह है कि मासिक कार्यक्रम मन की बात में उन्होंने जेन-ज़ी के अथक प्रयासों का विशेष उल्लेख किया। जेन-ज़ी यानी जनरेशन जी, जो अगर ठान ले तो फिर क्या कुछ नहीं कर सकती, लेकिन प्रयास सकारात्मक हो तो कुछ बात बने। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भारत की इस स्मार्ट जनरेशन के प्रयासों की जमकर तारीफ की। उन्होंने इसरो की अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता में जेन-ज़ी के हार न मानने वाले जज्बे को न सिर्फ सराहा बल्कि इसे मिसाल के तौर पर देखा। साथियों, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने मेरा ध्यान खींचा। ये वीडियो इसरो की एक अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता का था। इस वीडियो में हमारे देश के युवा और खासकर हमारे जेन-जी मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ड्रोन उड़ते थे, कुछ पल संतुलन में रहते थे, फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ते थे। साथियों, इस प्रतियोगिता में पुणे के युवाओं की एक टीम ने कुछ हद तक सफलता पाई। उनका ड्रोन भी कई बार गिरा, क्रैश हुआ, पर उन्होंने हार नहीं मानी। कई बार के प्रयास के बाद इस टीम का ड्रोन मंगल ग्रह की परिस्थिति में कुछ देर उड़ने में कामयाब रहा। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज की युवा पीढ़ी का नेवर गिव अप एटीट्यूड उनके और उनके लक्ष्य के बीच की दूरी को कम कर देता है। ऊर्जा, सपनों और नए विचारों का संगम सकारात्मक परिणाम देता है। जहां अन्य देशों में जेन-ज़ी का विद्रोही रूप देखने को मिलता है, तो वहीं भारत की ये युवा पीढ़ी देशवासियों को गर्व महसूस कराने के कई मौके देती है, जिसकी सराहना करने से पीएम मोदी भी खुद को रोक नहीं पाते। नक्सलवाद के मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट में भाजपा ने कांग्रेस नक्सल नेक्सस का आरोप लगाया। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को एक और कामयाबी मिली, जब माओवादी कमांडर विकास नागपुरे समेत 11 नक्सलियों ने हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया। भाजपा ने इसे मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा बताया, लेकिन इस कामयाबी के साथ ही भाजपा ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भाजपा ने कांग्रेस नक्सल नेक्सस हैशटैग के साथ कई पोस्ट किए। भाजपा का सीधा आरोप है कि यूपीए शासनकाल में रेड कॉरिडोर को जानबूझकर फैलने दिया गया। भाजपा ने याद दिलाया कि जब देश में पुलिस कैंप उड़ाए जा रहे थे और ट्रेनें बेपटरी की जा रही थी, तब कांग्रेस सरकार ने खतरे की घंटियों को अनसुना कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को सबसे बड़ा खतरा तो बताया, लेकिन भाजपा का आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर कांग्रेस ने नक्सलियों के हमदर्दों को ही पनाह दी। पार्टी ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) पर गंभीर सवाल उठाए हैं। भाजपा का दावा है कि NAC में बैठे अर्बन नक्सलियों के दबाव में सरकार ने कई बार सुरक्षा बलों के हाथ बांध दिए। आरोप ये भी है कि जब भी निर्णायक कार्रवाई की बात आई, NAC ने उसे वीटो कर दिया, जिसकी कीमत देश को चुकानी पड़ी। भाजपा ने उन घटनाओं का भी जिक्र किया जब कांग्रेस नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े दिखाई दिए। दंतेवाड़ा में 76 जवानों की शहादत के बाद दिग्विजय सिंह द्वारा गृह मंत्री P चिदम्बरम की रणनीति का मजाक उड़ाना हो या फिर गौतम नवलखा और वर्णन गोंसाल्विस जैसे आरोपियों का बचाव करना, भाजपा ने इसे कांग्रेस और नक्सलियों की मिली भगत का सबूत बताया। हमला यही नहीं रुका, भाजपा ने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि माओवादी कमांडर हिडमा के मारे जाने के बाद उसके समर्थन में हुए प्रदर्शनों की वीडियो को राहुल गांधी ने शेयर करके उन्हें वैधता दी। भाजपा ने पूछा कि क्या ये नक्सलियों के प्रति कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। 2000 के दशक में 180 जिलों तक फैला नक्सलवाद 2024 में मात्र 38 जिलों तक सिमट चुका था और अब हालिया आंकड़ों के अनुसार मात्र 11 जिलों में नक्सलवाद की जड़ें सिमट चुकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 31 मार्च 2026 तक भारत पूरी तरह नक्सल मुक्त हो जाएगा। संदेश साफ है कि भाजपा देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं चाहती है। चक्रवाती तूफान दितवाह अब उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके चलते तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। इससे पहले यह तूफान श्रीलंका में अपने पीछे भारी तबाही छोड़कर आया है। संकट की इस घड़ी में भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका की बढ़ चढ़कर मदद की है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक चक्रवाती तूफान दितवा अगले 24 घंटे के दौरान उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी तट के समानांतर उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा। इस संभावित खतरे को देखते हुए चेन्नई मौसम विज्ञान केंद्र ने तिरुवल्लुर और रानीपेट जिलों में रेड अलर्ट और चेन्नई समेत आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चक्रवात के प्रभाव से राज्य में हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। इसके चलते 3 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं सैकड़ों की संख्या में मवेशियों की भी जान गई है। इसके अलावा करीब 57,000 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि जलमग्न हो गई है। हालांकि चक्रवात दितवा श्रीलंका को पार कर आगे बढ़ चुका है, लेकिन ये तूफान अपने पीछे भारी तबाही छोड़ गया है। तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से श्रीलंका में 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक चक्रवात से जुड़ी घटनाओं के चलते करीब 1,47,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। चक्रवात के चलते सैकड़ों सड़कें, पुल, रेल लाइनें और बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचा है। भारत ने इस दौरान श्रीलंका की मदद के लिए खुलकर हाथ आगे बढ़ाया है। चक्रवात से हुई तबाही से निपटने के लिए भारत की ओर से ऑपरेशन सागर बंधु चलाया जा रहा है। भारतीय नौसेना श्रीलंका की राहत टीमों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से बचाव कार्य में जुटी है। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं और राहत सामग्री पहुंचा रही हैं। भारतीय वायुसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के लिए कोलंबो में MI-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। श्रीलंका में फंसे भारतीय नागरिकों को भी वापस लाने की कोशिशें जारी हैं। संकट की इस घड़ी में भारत ने श्रीलंका की खुलकर मदद की है। इसके लिए श्रीलंकाई नागरिक और सरकार के लोग लगातार भारत का आभार जता रहे हैं। ऑपरेशन सागर बंधु के जरिए भारत ने एक बार फिर यह साबित किया कि आपदा की ऐसी स्थितियों में पड़ोसी देशों के लिए भारत एक भरोसेमंद फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। सरकार ने साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब मोबाइल नंबर से चलने वाले ऐप बिना असली सिम के नहीं चल पाएंगे। सरकार ने देश की टेलीकॉम साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार के संज्ञान में आया कि कुछ ऐप आधारित कम्युनिकेशन सर्विसेज जो मोबाइल नंबर से चलती हैं, बिना सिम कार्ड के भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। यही सुविधा विदेशों में बैठे साइबर अपराधी गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसी वजह से इस पर सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने पिछले कुछ महीनों से बड़ी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के साथ चर्चा की थी, लेकिन खतरे की गंभीरता को देखते हुए अब तुरंत कार्रवाई जरूरी हो गई। सरकार के नए नियम 90 दिन में लागू करने होंगे। पहला, ऐप तभी चलेगा जब उसी मोबाइल नंबर वाला सिम कार्ड मोबाइल में लगा हो और एक्टिव हो, यानी बिना असली सिम के ऐप का इस्तेमाल बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। दूसरा, अगर किसी ऐप की वेब सर्विस भी है तो उसे हर 6 घंटे में अपने आप लॉग आउट होना होगा। बार बार लॉगिन की सुविधा रहेगी, लेकिन सिर्फ सुरक्षित QR कोड स्कैन करके ही। इन नए नियमों का मकसद स्पष्ट है, भारतीय मोबाइल नंबरों का दुरुपयोग रोकना और साइबर फ्रॉड पर कड़ी लगाम लगाना। सरकार का संदेश साफ है, देश की डिजिटल सुरक्षा और आम लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और ये कदम उसी दिशा में एक मजबूत प्रयास है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो देखा आपने इन खबरों की जमीनी हकीकत। इसके बाद एक छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे ट्रंप की क्या है वो धमकी जिससे वेनेजुला दहल रहा है और क्या आगे आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि एक जंग के आसार नजर आ रहे हैं। सब कुछ बताएंगे आपको, रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। भारत की तरक्की की असली ताकत उसके श्रमिक, जिनकी मेहनत को मिल रही है पहचान, जिसकी वो हमेशा से थे हकदार, क्योंकि मोदी सरकार की गारंटी है हर श्रमिक का सम्मान। श्रमेव जयते आज देश का मंत्र बन रहा है। सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन और युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी नौकरी का भरोसा। महिलाओं को समान अवसर और समान वेतन, क्योंकि काम का मोल काबिलियत से होता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को सिर्फ 1 साल पर ग्रेच्युटी यानी मेहनत का हक बिना इंतजार। 40 वर्ष से अधिक की आयु के श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप और 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। अब हर परिवार आश्वस्त। ये है लेबर रिफॉर्म्स। तो आइए मिलकर बनाएं श्रमिक सम्मान से आत्मनिर्भर भारत। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज
के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। Welcome to the world that is future ready. Swipe your world, go shopping, grab offers, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Bob World. Click your world, utility bills, quick payments, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Bob World. This isn't just banking. It's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. और आइए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं क्या है अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव की असल वजह। एक तरफ दुनिया भर में शांति के प्रयासों का दावा और दूसरी ओर ड्रग तस्करों के नाम पर एक देश के खिलाफ मोर्चा। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला और उसके आसपास का हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद माना जाए। क्या ट्रंप की नई चेतावनी लैटिन अमेरिका में किसी जंग की आहट के संकेत है? पहले से ही वेनेजुएला के आसपास के कैरेबियन क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती ने दोनों देशों के संबंधों को तनावपूर्ण बनाकर रखा हुआ था और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हालिया चेतावनी ने अमेरिका वेनेजुएला को जंग के मुहाने पर ला खड़ा किया है। ट्रंप ने एक बेहद कड़े सार्वजनिक बयान में कहा कि वेनेजुएला के ऊपर और आसपास की एयर स्पेस को पूरी तरह बंद समझा जाए। कानूनी रूप से वो किसी दूसरे देश की एयर स्पेस बंद नहीं कर सकते। फिर भी एयरलाइंस को संबोधित कर दी गई इस चेतावनी ने पूरी एविएशन इंडस्ट्री में सनसनी फैला दी है। वहीं दूसरी ओर वेनेजुएला सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि ट्रंप की टिप्पणी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खिलाफ है और किसी स्वतंत्र राष्ट्र की संप्रभुता के प्रति सीधी धमकी है। कराकस ने आरोप लगाया कि अमेरिका लगातार वेनेजुएला पर दबाव बनाने और उसकी राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका लगातार आरोप लगाता रहा है कि वेनेजुएला के रास्ते यूएस में ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। इसी वजह से कैरेबियन सागर में अमेरिका ने बीते कुछ महीनों में हमले तेज कर दिए हैं। पेंटागन ने कैरेबियन और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में कथित ड्रग जहाजों पर 20 से ज्यादा हमले किए हैं, जिनमें 80 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मध्य नवंबर में कैरेबियन इलाके में अमेरिकी सेना की मौजूदगी और मजबूत हुई जब एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को तैनात किया गया है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस मामले से जुड़े लोगों का हवाला देते हुए बताया कि ट्रंप ने पिछले हफ्ते वेनेजुएला के राष्ट्रपति से फोन पर बात की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं ने मिलने की संभावना पर चर्चा की। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि व्हाइट हाउस और वेनेजुएला सरकार दोनों ने इस बातचीत पर टिप्पणी करने से मना कर दिया है। हाल ही के दिनों में ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के कुख्यात कार्टेल्स ऑफ द सन्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया था और साथ ही राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को इसका कर्ता धर्ता बताया था। सितंबर के बाद से ही दोनों देशों का तनाव अपने चरम पर है और दुनिया भर की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि ड्रग तस्करों के खिलाफ शुरू हुई इस लड़ाई का क्या परिणाम निकलता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला जमकर चला। रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी का ताज हासिल किया, तो ही विराट कोहली ने अपने करियर का 52वां शतक पूरा किया। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों के बीच 109 गेंदों पर 136 रनों की साझेदारी देखने को मिली। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार शतक जड़कर अपने करियर का 52वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का 83वां शतक जड़ा। इसके साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी प्रारूप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। कोहली से पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था। कोहली ने 102 गेंदों पर सैकड़ा पूरा किया। ये इस साल उनका वनडे प्रारूप में दूसरा शतक है। इससे पहले उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 100 रन बनाए थे। कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में 120 गेंदों पर 11 चौकों और 7 छक्के की मदद से 135 रन बनाकर आउट हुए।
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। रोहित ने ये उपलब्धि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान हासिल की। इस मैच से पहले रोहित ये उपलब्धि हासिल करने से 3 छक्के दूर थे और उन्होंने इस मैच में 3 छक्के लगाते ही पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान अफरीदी ने अपने वनडे करियर में कुल 351 छक्के लगाए हैं, लेकिन रोहित के नाम अब इस प्रारूप में 352 छक्के हो गए हैं। टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद पहले वनडे में इन स्टार खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने टीम इंडिया को आत्मविश्वास से भर दिया है। उम्मीद है आने वाले मुकाबलों में इन खिलाड़ियों के बल्ले से और शानदार पारियां देखने को मिलें। तो देश दुनिया की तमाम अहम खबरों को समेटे रिपोर्ट एट 10 में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल,